हेलो प्यारे बच्चों क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग का दही करवाने के लिए। बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स। तो पहले ही मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं चीज़ें वो थोड़ी सी क्रिटिकल हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, तो अपने बिल्कुल दिमाग को खोल के बैठेंगे अच्छे से, है ना डियर स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, और हमने फोर्स को पहले तो हमने देखा कि भाई नेचर में 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की एक कैटेगरी तो ये थी, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस वाली। और उसके बाद फिर हमने फोर्स की एक दूसरी कैटेगरी बनाई और हमने फोर्सेस को क्लासीफाई किया कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो हैं जहाँ कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर से ही फोर्स एक्ट कर जाता है, और कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो हैं जहाँ कॉन्टैक्ट कंपलसरी है, बिना कॉन्टैक्ट के वो फोर्स एक्ट नहीं कर सकता। इतनी चीज़ें हमने देखी थी, और फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 टाइप हम ले रहे थे, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्चुअली क्या होता है। यानी कि अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैं कोई आयरन का ब्लॉक लेता हूँ। किसका ब्लॉक? ये Fe यानी आयरन से बना हुआ एक ब्लॉक है। तो अब ये जो आयरन का ब्लॉक मैंने लिया है डियर स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे आयरन के। ठीक है, तो ये मान लो आयरन का एक एटम है। ठीक है, ये आयरन का दूसरा एटम है, ये आयरन का तीसरा एटम है, एंड सो ऑन। ये Fe एटम से बहुत सारे, ये एक Fe का एटम है, ये एक Fe का एटम है, ये एक Fe का एटम है, और इसके चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे लाखों करोड़ों आयरन के एटम्स उसके अंदर में होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक आयरन एटम को दूसरे आयरन एटम से कौन से फोर्सेस जोड़ के रखते हैं, वो कौन से फोर्सेस हैं जो एक एटम को दूसरे एटम से जोड़ के रखते हैं, या एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ के रखते हैं। जैसे कि सपोज डियर स्टूडेंट्स, एक वेसल है, एक कंटेनर है, इसमें हमने पानी ले लिया है। अब यहाँ बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, तो हमको पता है कि यहाँ भाई H2O यानी कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, है ना। ऐसे मतलब मैं बॉन्डिंग पे आप ध्यान मत दीजिए, मैं सिंगल डबल वो बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये अलग अलग H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक H2O मॉलिक्यूल और दूसरे H2O मॉलिक्यूल के बीच में वो कौन सा फोर्स है जो इनको आपस में जोड़े हुआ है, ये कौन से फोर्सेस जो आपस में इनको आपस में जोड़े हुए हैं। तो इनको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अगर एलिमेंट रहा तो इंटर एटॉमिक फोर्स होगा, जैसे कि आयरन के केस में हो रहा है, और अगर वाटर रहा जैसे कि एक कंपाउंड है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर में डिटेल में कि इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, और उसमें आप पढ़ेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, है ना, डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, H बॉन्डिंग होती है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे डिटेल में केमिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। फिज़िक्स में जो चीज़ें हमें चाहिए उतनी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, एक्चुअल में यहाँ होता ये है कि मान लीजिए जैसे मैं ये आपको आयरन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सपोज़ यहाँ पर आयरन का एक एटम ले रहा हूँ मैं, जिसका मैंने ये न्यूक्लियस बनाया है, और ये एक मैंने शेल लिया है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये रफ़ डायग्राम है, एग्जैक्टली वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना रहा, पर ये एक रफ़ डायग्राम है। ये आयरन का एक एटम हो गया, और ये आयरन का दूसरा एटम हो गया। तो दूसरा एटम मैं कहीं दूर में लेता हूँ। मान लीजिए आयरन का ये दूसरा एटम है, ये बहुत दूर है उस वाले एटम से। ठीक है, तो क्या ये आयरन का एटम
क्या ये आयरन का एटम इस आयरन के एटम पे कोई फोर्स लगा सकता है? नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स, जिसको आप ज़ीरो मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि ये दोनों एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो जब दो एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव। ठीक है, लेकिन अगर मैं उनको करीब ले आऊँ, ठीक है, उनको मैं थोड़ा पास ले आऊँ, यानी कुछ पिकोमीटर की दूरी पे मान लीजिए मैं उनको ले आता हूँ, तब क्या होगा? तो चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अब मैं थोड़ा पास लेके आ रहा हूँ, तो ये एक आयरन एटम है, वो दूसरा आयरन एटम है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसके पास लेके आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेट होंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो पहला एटम है और ये जो दूसरा एटम है, दोनों आयरन के एटम्स हैं, तो इसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस को क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? रिपेल करेगा। यानी एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो भाई इस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा, और ये इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक नेट रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे आएगा। पर इनके साथ साथ वहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स भी है प्यारे बच्चों, और वो अट्रैक्टिव फोर्स किनके किनके बीच में मैं बता दूँ आपको। भाई इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, डिस्टेंस इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएगा। यानी एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। ठीक है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि, और जिसके वजह से ना ये इस तरह से ऐसा बॉन्डेड है, यहाँ पर बॉन्डेड इन द सेंस कि बंधे हुए हैं आपस में। ठीक है, कोई सो कॉल्ड बॉन्ड नहीं है वहाँ पे, पर ये आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है, सच दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इसको आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। समझाने के लिए बताया जाता है कि सपोज़ हमने एक बॉल लिया और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई, और ये एक दूसरा बॉल लिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया आपस में, तो आप इस सिस्टम को इस सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनिशियली ये जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है ये अनस्ट्रेच्ड है। अनस्ट्रेच्ड मतलब वो किस पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैं इन दो बॉल्स में से किसी भी एक बॉल को खींचूं, ठीक है, तो अगर मैं इस वाले बॉल को इधर खींचता हूं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? स्प्रिंग उसको वापस खींच के लाएगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स विल डोमिनेट। और अगर मैं उसको इधर लाके इस बॉल को कंप्रेस करूं, यानी इस बॉल को मैं इधर फोर्स लगा के ना अंदर की तरफ कंप्रेस करने की कोशिश करूं, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? उधर फोर्स लगाएगा, यानी रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट। आपको बात समझ में आ रही है? फिर से बताता हूं, अगर इस बॉडी को मैं उधर स्ट्रेच करूं, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाऊं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है इनिशियली, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करूँगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस विल डोमिनेट, और अगर मैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करूँगा तो रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट। ठीक है, उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी होती है प्यारे बच्चों। क्या होता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे ये मेंटेन्ड है, यहाँ पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स और नेट रिपल्सिव फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? बैलेंस आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक एटम पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है? ज़ीरो। ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, यानी ये पहला एटम इस दूसरे एटम को जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट भी कर रहा है, सच दैट इस एटम पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है? ज़ीरो है। अब क्या होगा? जैसे ही इस एटम को हम यहाँ से उठा के दूर ले जाना चाहेंगे खींच के, तो अट्रैक्टिव फोर्स विल डोमिनेट और ये उसको उधर खींचने की कोशिश करेगा। और अगर इसको हम पास लाने की कोशिश करें तो रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट और वो उसको दूर पुश करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मामला होता है। ठीक है,
तो यही चीज़ है, रस्सी के अंदर यही हो रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, और इवन नॉर्मल रिएक्शन में भी यही हो रहा होता है। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप देखें जूम करके अगर आपको मैं माइक्रोस्कोप से दिखाऊं तो आपको दिखेगा डियर स्टूडेंट्स कि जो इस वाले ब्लॉक को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके एटम्स यहाँ हैं इस तरह से, और ऊपर वाला जो ब्लॉक है, उसके एटम्स यहाँ हैं इस तरह से। अब ये जब आपस में प्रेस होंगे, यानी ऊपर वाले के वेट की वजह से वो जब नीचे प्रेस होगा तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, ये एटम्स एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट, ठीक है। तो इसीलिए जो रिपल्सिव फोर्स जब आएगा तो ये उसको उधर रिपेल करेगा और वो उसको इधर रिपेल करेगा, और उसी की वजह से कौन आ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स टेंशन में क्या होता है। टेंशन में भी कुछ ऐसी ही चीज़ होती है डियर स्टूडेंट्स। टेंशन में जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई रस्सी ले ली है, ये एक रोप है, एक स्ट्रिंग है मान लीजिए, ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये उसके एटम्स हैं जो अभी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में एक दूसरे से। जैसे ही मैं इस रस्सी को खींचना शुरू करूँगा, मतलब इस वाले एंड को मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया और दूसरे वाले एंड को मैंने एक फोर्स लगा के खींचना शुरू किया, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इस रस्सी के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। वो टेंशन कहाँ से आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो टेंशन एक्चुअली किस तरह से होगा मैं आपको बताता हूँ। वो टेंशन डियर स्टूडेंट्स ये वाला फोर्स लगाने से होगा ये कि हम एक्चुअली रस्सी को खींच के लंबा करना चाह रहे हैं। रस्सी को खींच के लंबा करना चाह रहे हैं मतलब हम किसी भी दो एटम के बीच की सेपरेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, और जब भी हम किसी दो एटम के बीच की सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स विल डोमिनेट, और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो खींच के उसको वापस लाने की कोशिश करेगा। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ है तो रस्सी के ऊपर टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन इस रस्सी को किधर खींचेगा, टेंशन रस्सी को डियर स्टूडेंट्स ऊपर की दिशा में खींचेगा। तो ये टेंशन क्यों क्रिएट हो रहा है, ये एटम्स के बीच की दूरी बढ़ने की वजह से ये एटम्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के ना एक दूसरे को खींचना चाह रहे हैं, और वहीं से क्या क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बात है प्यारे बच्चों। तो वहीं से टेंशन क्रिएट होता है, जिसको हम सिंपली अगर शो करना हो तो हम ऐसे शो करते हैं। ये रस्सी है हमारी, और रस्सी के नीचे में अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने कोई फोर्स लगाया तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, टेंशन। तो अगर ये फोर्स ऐसा है तो टेंशन इस तरह से क्रिएट होगा। इसको कभी कभी ऐसा भी ड्रॉ करते हैं कि ये रस्सी है और मान लीजिए नीचे में मैंने कोई ब्लॉक लटका दिया है, तो ये ब्लॉक के वेट की वजह से जो कि m/g होता है, वो ये फोर्स एक्चुअली ये वेट का काम कर रहा है, फिर टेंशन उसमें इस तरह से डेवलप हो जाता है। क्योंकि ये वेट इसको नीचे खींच रहा है तो उसके जवाब में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो खींचना नहीं चाहते तो वो एक अगेंस्ट में एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंशन, तनाव, खिंचाव, जो उसी को हम टेंशन बोलते हैं, वो क्रिएट हो जाता है रस्सी के अंदर में, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया टेंशन के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो टेंशन भी कैसा फोर्स है, टेंशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप देखें तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि वो दो एटम्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसी के वजह से ये फोर्स क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं कंक्लूजन की ओर। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 8 डिफरेंट टाइप के फोर्सेस की लिस्ट है, और इस लिस्ट में हमें पहचानना है कि कौन सा फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और कौन सा फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पहला फोर्स है हमारा जिसको हम बोल रहे हैं वेट कैसा फोर्स है प्यारे बच्चों, क्या वो ग्रेविटेशनल, मतलब 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से कोई एक फोर्स होगा ना ये, तो वेट कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स। और बाकी के जितने फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, यानी
चाहे वो नॉर्मल फोर्स हो गया, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, चाहे एयर रेजिस्टेंस, बॉयंट फोर्स, पुश पुल, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग और इलास्टिक फोर्स, ये जितने फोर्सेस आपको दिख रहे हैं ये सभी फोर्सेस एक ही कैटेगरी में आते हैं। और ये सभी के सभी फोर्सेस एक्चुअल में कौन से फोर्स हैं स्टूडेंट्स? ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं ये सभी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यानी जितने मैकेनिकल फोर्सेस होते हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, तो ये सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फोर्स किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टेंशन फोर्स किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, सिमिलरली हम फ्रिक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रिक्शन भी मॉलिक्यूल्स के इंट्रैक्शन की वजह से होता है। मान लीजिए ग्राउंड है और ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, तो इस ब्लॉक को जब मैं इधर खींचता हूँ एक फोर्स लगा के, तो क्या होता है, इसके एटम्स यहाँ होते हैं, ग्राउंड के एटम्स यहाँ होते हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एडहेसिव फोर्स लगता है, यानी कि भाई एक इंटर एटॉमिक फोर्सेस वहाँ पे एक्ट करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो है एडहेसिव या कोहेसिव फोर्सेस वहाँ पे लग सकते हैं। सेम टाइप के एटम्स रहे तो कोहेसिव फोर्स और अलग अलग टाइप के एटम्स रहे तो एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। उसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। और ये खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से इस बॉडी का आगे बढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि तो उसी को हम फ्रिक्शन के रूप में पीछे की ओर दिखाते हैं, वहीं उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो कहीं ना कहीं क्या पता चला कि फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। और यही नहीं, सभी फोर्सेस जो भी आपको लिस्ट में दिख रहे हैं इन सब को इसी तरह से हम देखो पुश या पुल जब करते हैं, अपने हाथ के द्वारा हम जो भी फोर्स लगाते हैं, तो जहाँ एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है, मतलब सपोज डिस्टेंस ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको अपने हाथों से हम इस तरह से पुश कर रहे हैं, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट जहाँ कांटेक्ट में आए तो उनके एटम्स कांटेक्ट में आएंगे, एग्जैक्टली कांटेक्ट में नहीं लेकिन करीब करीब आएंगे, उनके एटम्स बहुत पास आ जाएंगे एक दूसरे के, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर जो है रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा के वहाँ पे एक फ़ोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो पुश पुल और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सब जो है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटेक्ट हो रहा है दो बॉडीज़ के बीच में, उनके एटम्स करीब आ रहे हैं तो या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे और वो फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ ये भी मेंशन कर दूँ कि अगर हम ये जो फोर्सेस की लिस्ट आपको नज़र आ रही है, इनमें अगर हमको कैटेगराइज करना हो कि कौन से फोर्सेस जो हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं और कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो पहला फोर्स है जो आपको वेट दिख रहा है, वेट जो है डिस्टेंस, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, तो ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इसको कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी सारे फोर्सेस की बात करें तो ये सभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ये सभी क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? ये सभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, सारे के सारे। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आना पड़ता है, तभी ये फोर्सेस एक्ट करती हैं, वरना एक्ट नहीं करती। देखिए, फ्रिक्शन भी तभी आएगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करे, है ना, या रोल करने की कोशिश करे। ये भी देखिए, दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर प्रेस होती हैं तब नॉर्मल फोर्स आता है। एयर रेजिस्टेंस भी आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे एयर के अंदर में मूव करता है तो एयर और बॉडी कांटेक्ट में आती है। बॉयंट फोर्स भी जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में उड़वाते हैं तो ऑब्जेक्ट और लिक्विड कांटेक्ट में आता है तो बॉयंट फोर्स लगता है। पुश पुल में भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं। जो टेंशन फोर्स है, यहाँ पे भी डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट आपस में, रस्सी को एक ऑब्जेक्ट खींचता है तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। और सिमिलरली ये जो स्प्रिंग या इलास्टिक फोर्स है, यहाँ पे भी स्प्रिंग को कोई खींचने वाला चाहिए, जिसकी वजह से दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आती हैं। एक तो स्प्रिंग हो गया और दूसरा उसको खींचने वाली चीज़ आ गई, तो ये भाई दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आ गई, तो इसीलिए स्प्रिंग फोर्स भी जो है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। ये सारे कांटेक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक बात आएगी, बात ये आएगी कि अगर ये सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं तो फिर ये साथ ही साथ कांटेक्ट फोर्स कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बाय नेचर अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी जैसे इसका एक टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अभी दो चार्जेस एक दूसरे को दूर से ही रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं,
यहाँ तो कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो दूर से ही एक्ट कर सकता है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल रहे हैं हम इन सारे फोर्सेस को और कांटेक्ट फोर्स भी बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा ऐसे हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि एक होता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और एक होता है मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, अगर हम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने मेरी बात को, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये सारे फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। पर अगर हम बड़े लेवल पे यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो फिर ये सारे फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नहीं समझे आप? नहीं समझे ना? देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दो एटम्स जब आपस में करीब आते हैं तो क्या दो एटम्स एक दूसरे को एकदम एग्जैक्टली टच कर जाते हैं क्या? नहीं, एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं कर सकता। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था, ये वाला केस आप देखिए, दो एटम्स एक दूसरे में मर्ज नहीं होते, एक एटम दूसरे एटम के अंदर नहीं घुस जाता है, इवन टच भी नहीं करते हैं वो। एक आयरन का न्यूक्लियस दूसरे आयरन के न्यूक्लियस को टच कर सकता है? नहीं कर सकता। समझ आ रही डिस्टेंस? जब तक कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस ना हो जाए, फिजन फ्यूजन, बहुत हाई लेवल की बातें हो जाएंगी, तब तक नॉर्मल कंडीशंस में जो है वो एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं करता, वो दूर में ही रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है कि दो एटम्स एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन करके वहीं पे रहते हैं वो। यानी जब मान लीजिए मैं ग्लास उठाता हूँ तो क्या मेरे हाथ के एटम्स ग्लास के एटम्स को टच कर रहे होते हैं? नहीं। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जब मैं ग्लास को टच कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं उसको टच कर रहा हूँ, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे तो मैं ग्लास को टच नहीं कर रहा। रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से ग्लास ऊपर उठ पाता है। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं डियर फ्रेंड्स? काश कि आप मेरे सामने बैठे होते, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के ये बात समझ लेता कि आपको बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो जब भी दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आती हैं ना, तो हमको लगता है कि वो कांटेक्ट में आ गई हैं, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो कांटेक्ट में नहीं आती हैं क्योंकि उनके एटम्स अभी भी दूर दूर हैं। वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, एटम एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं आए हैं। तो अगर बड़े लेवल पे देखें, ओवरऑल अगर हम देखें तो हमको लगेगा कि कांटेक्ट हो रहा है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो एक्चुअल में कांटेक्ट नहीं हो रहा। समझ आ रही है? इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जितने फोर्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने फोर्सेस आपको, ये जो लिस्ट नज़र आ रही है नीचे के जो 8 फोर्सेस हैं, ये जो 8 फोर्सेस हैं, दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कैसे लिख के बताऊँ मैं आपको? चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो ये सभी जो है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं एट मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, है ना। बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल they all are what? Non-contact forces। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये जितने फोर्सेस हैं यहाँ पे जो मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोले जाएंगे अगर वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो वो सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे। अब हम जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में हम किस लेवल में इंटरेस्टेड हैं? क्या हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंटरेस्टेड हैं या हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इंटरेस्टेड हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली वी आर कंसर्न्ड विथ मैक्रोस्कोपिक लेवल। बॉडीज़ बड़ी होती हैं, हम बड़े लेवल पे चीज़ों को देखते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमको चीज़ें समझना थोड़ा ईजी होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो मोस्टली हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही डील करेंगे चीज़ों को, ठीक है। और अगर हमको जानना पड़ा उनका ओरिजिन, तो ओरिजिन जानने के लिए हम फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रिक्शनल फोर्स
कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो क्या जवाब दीजिएगा आप डियर स्टूडेंट्स? तो आप जवाब ये दीजिएगा कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना? तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है या नॉर्मल फोर्स जो है, ये सभी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बारीकी से अगर देखा जाए तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सही जवाब। तो कोई आपसे अगर पूछे तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन जो है या फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? इवन टेंशन भी अगर आपसे कोई पूछे कि टेंशन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो आप क्या बोलेंगे? टेंशन या फ्रिक्शन या नॉर्मल रिएक्शन, ये सब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो एनीवेज हम जो भी अभी स्टडी करने वाले हैं वो हम किस लेवल पे स्टडी करने वाले हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको याद दिलाऊंगा कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर में मैंने नॉर्मल रिएक्शन को डाला था। तो हमने देखा था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो टाइप हम देख रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन को मैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो रही है, बड़े लेवल की बात हो रही है। बड़े लेवल पे देखेंगे तो हमको वो कॉन्टैक्ट फोर्स जैसा दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हम जो है नॉर्मल रिएक्शन को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम फ्रिक्शनल फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। हम टेंशन को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं पूरी बॉडी को बाहर से, है ना, बारीकी में नहीं जा रहे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जा रहे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल बातें थी जो हमने यहाँ पे की हैं। ठीक है, तो हम आगे कुछ और भी बातें करेंगे, पर उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप ना सबसे पहले अगर आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये वाली स्लाइड कॉपी डाउन कर लेंगे। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप जो है वो कमेंट्स कीजिए, पूछिए, ऐप के अंदर भी आप पूछ सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो है आप पॉज करके ये लिस्ट भी कॉपी डाउन कर लें, मेंशन करें यहाँ पर, है ना। तो ये सभी फोर्सेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं, और इसका मतलब है कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पर अगर उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो फिर वो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद है कि ये आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आज का लेक्चर यहीं एंड करता हूँ। अगले लेक्चर में हम कुछ और बातें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओवर एंड आउट।